Hey everyone, this is our second video of biomolecules, chapter number 9 of 11th class biology. तो पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, बेसिक्स पढ़ा था हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ से जो मेन जो क्लास है वो यहाँ से शुरू हो रही है, बट वो बेसिक्स करना भी ज़रूरी है। तो आज शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेसिकली ये मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? देखो, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बायोमोलिक्यूल्स इज इक्वल टू मेटाबोलाइट्स, इसका मतलब है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें ही मेटाबोलाइट्स भी कहा जाता है। और बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स एक ही है एक तरह से, बट कुछ कंडीशंस में होते हैं, उसके बारे में इतनी जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वही हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। अब मेटाबोलाइट्स को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो मेटाबोलाइट्स, कुछ वर्ड इसमें से आ रहा है निकल के, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी टोटल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया, मेटाबोलाइट्स क्लियर हो गया। अब बेसिकली एनसीईआरटी में दो तरह के मेटाबोलाइट्स बताए गए हैं, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, डेवलपमेंट भी है। बेसिकली आर इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स देमसेल्व्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल्स हैं मेटाबोलाइट्स के वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ओके, तो मतलब कि इससे हमें एक चीज़ और क्लियर होगी, जो मेटाबोलाइट्स हैं बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, और वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट नीडेड फॉर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बट यूज फॉर इकोलॉजिकल पर्पस और फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं बेसिकली प्राइमरी मॉलिक्यूल्स की हेल्प कुछ नहीं करते, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की हेल्प कुछ नहीं करते, बल्कि जो ह्यूमन वेलफेयर है उसमें काफ़ी अपना बहुत बड़ा महत्व दिखाते हैं, दर्शाते हैं, या फिर इकोलॉजिकल पर्पस में भी। फॉर एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स की तरफ से ड्रग्स जो होते हैं हमारे, वो एल्कलॉइड्स होते हैं। बी फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवर्स के इसमें, रबर, एसेंशियल ऑयल्स में, एंटीबायोटिक्स में, सेंट्स में, गम्स में, स्पाइसेस में, ये क्या हो गए हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि प्लांट के लिए तो काम नहीं आते बट जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी योगदान देते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। तो पहला जो पॉइंट है वो है एसिड सोल्यूबल पूल इज इक्वल टू 18 to 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट रेंज। ओके, इसका मतलब ये है जो एसिड सोल्यूबल पूल है हमारा, जो एसिड सोल्यूबल पूल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो इसमें यह है कि जो एसिड में सोल्यूबल वो वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी जो रेंज है, मॉलिक्यूलर वेट रेंज है, वो 18 to 800 डाल्टन तक होगी। अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो एसिड इनसोल्यूबल में आएंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा एसिड इनसोल्यूबल का है। एसिड इनसोल्यूबल में सिर्फ 4 तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मिक्सअप होंगे, वो है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। ओके, तो अब ये जो 3 है शुरुआत के, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट रेंज है वो 10,000 डाल्टन तक या उससे अबव है। तो इसका मतलब ये एसिड इनसोल्यूबल होंगे। और जो लिपिड्स है ये एक्सेप्शन है, ये इसमें मिक्स नहीं है, बट लिपिड्स जो है वो भी एसिड इनसोल्यूबल में ही आता है। मैंने यहाँ पे इनको काटा हुआ है, मतलब कि कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली एसिड इनसोल्यूबल है। कैसे वो बताती हूँ। लिपिड्स बेसिकली एसिड इनसोल्यूबल ही हैं, इसको इनसोल्यूबल ही लिखिएगा आप। तो इसमें 800, बट जो लिपिड्स की जो रेंज है वो है 800 डाल्टन, मतलब कि एसिड सोल्यूबल पूल में भी आने चाहिए अगर ऐसी बात है तो, लेकिन नहीं आएंगे। इसका भी कारण है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लिपिड्स जो हैं वो हमारे जनरली वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। लिपिड्स किस में आए?
एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। अब जो थर्ड है हमारा, इससे आगे आगे आपको क्लियर होता जाएगा। थर्ड जो है हमारा वो है केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल कंपाउंड जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के, दो आधार पर निश्चित किए गए हैं या दो आधार पर रखे गए हैं। पहला कि वो कंपाउंड्स जो 1000 डाल्टन से कम की मॉलिक्यूलर वेट रेंज में होंगे उन्हें हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। और दूसरा, जो कंपाउंड्स 1000 डाल्टन की रेंज से बड़े मॉलिक्यूलर वेट की रेंज में होंगे उन्हें कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से कम होगा उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा। और दूसरा, ऐसे कंपाउंड्स जिनका 1000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा। ओके, इसमें जो लिपिड्स है वो एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। लिपिड जो है वो एक्सेप्शन है। आगे अब लिपिड्स की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, लिपिड्स आर अरेंज्ड इन सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स। जो लिपिड्स हैं हमारे वो सेल मेम्ब्रेन में जो है अटैच होते हैं, अरेंज किए जाते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलिपिड जिसका एक एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ और, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करके उसको ग्राइंड किया गया था। उससे अब अगर हम लोग लिविंग टिश्यू को अगर क्या कहते हैं ब्रोक डाउन करते हैं या ग्राइंड करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी या मेम्ब्रेन्स होंगी वो भी ब्रोक डाउन हो जाएंगी। वो ब्रोक डाउन होती हैं तो उसमें से जो वाटर मतलब जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है वो अलग हो जाता है, सोल्यूबल फ्रैक्शन जो है वो अलग हो जाता है। किसके आधार पर? माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के आधार पर या फिर उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर। इसी तरह से जो लिपिड्स है, लिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन की पार्ट ही है। जो सेल मेम्ब्रेन जब वो अलग होगी तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना है हमारा? वो 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, बट 1000 से कम होगा। क्योंकि जो लिपिड्स हैं वैसे तो हम उसको कह रहे हैं कि वो इंसोल्यूबल आते हैं, जनरली इंसोल्यूबल होते हैं, और वैसे उनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 800 डाल्टन है। इसका मतलब कि जो लिपिड्स हैं वो हमारे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं। लिपिड्स जो हैं वो हमारे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, मतलब कि इनकम्प्लीट हैं। ये क्योंकि वो अपना जो लिपिड्स है बेसिकली आते तो एसिड इनसोल्यूबल की कैटेगरी में, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दिखाते हैं सोल्यूबल पूल का। ओके, तो आगे पढ़ते हैं 6 पॉइंट पर। एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एसिड सोल्यूबल पूल जो है वो क्या दिखाता है? रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? बेसिकली एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है वाटर प्लस अदर सेल्स, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स, वही चीज़ है। वाटर प्लस बायोमोलिक्यूल्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, साइटोप्लाज्म एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे कोई दाल है, दाल में पानी प्लस दाल, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, उसमें नमक, मसाले वगैरह जितने भी वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे हमारे। और साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन में ज़्यादातर जो होता है वो पानी, 80% जो है वो 80% बेसिकली हमारा वाटर होता है। साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन दो तरह की हो सकती है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमोलिक्यूल्स हमारे होंगे, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन और माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ओके, अब इसमें 7 पॉइंट है, H2O is equal to most abundant chemical in living organisms। जो हमारा वाटर है वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसी वजह से साइटोप्लाज्म में भी 80% वाटर ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन जिसमें जो मैंने दाल का एग्जाम्पल दिया ना, उसी हिसाब से समझना। साइटोप्लाज्म फिर से बता रही हूँ, वाटर प्लस बायोमोलिक्यूल्स इज दी साइटोप्लाज्म। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में फर्स्ट जो लाइन है वो है, दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स।
ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स भी कहे जाते हैं। द सेकेंड इज, इनको मतलब प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज दीज आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली ये एक लीनियर चेन अमीनो एसिड में इस तरह से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सीधी चेन बनाते हैं। और किस तरह से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अगर प्रोटीन्स का आए कि प्रोटीन्स जो है किस चीज़ से अटैच होते हैं, कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो वो क्या है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, द थर्ड वन इज प्रोटीन इज इक्वल टू पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसके? अमीनो एसिड्स के। तो अमीनो एसिड हमारा क्या हो गया? मोनोमर। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, इसमें बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स जो हैं, सपोज ऐसे अमीनो एसिड्स ऐसे ज्वाइन है, ठीक है। ये एक तो हो गया हमारा मोनोमर, और ये जो पूरे इकट्ठे हो गए ना, ये बन गए हमारे पॉलीपेप्टाइड्स। और ये जो बॉन्ड है जिसके द्वारा जुड़े हैं वो क्या हो गया? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। ओके, अब प्रोटीन जो है हमारा क्या है? हेट्रोपॉलीमर। बेसिकली जो पॉलीमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हेट्रोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। हेट्रो मीन्स सेपरेट, एक तरह के, नहीं अलग अलग, और होमो मीन्स एक तरह के। तो प्रोटीन्स में जो पॉलीमर है बेसिकली अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको प्रोटीन को क्या कहा गया है? प्रोटीन हमारा क्या है? हेट्रोपॉलीमर। अब अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं हमारे, वो प्रोटीन्स जो है हमारे वो कितनी तरह के हो गए? दो तरह के, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल में डाइटरी प्रोटीन्स लिखा गया है। बेसिकली हमारे ऐसे 20 एसेंशियल वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स या एसेंशियल प्रोटीन्स हमारे वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें थ्रू द डाइट लेने पड़ते हैं। जैसे फूड के थ्रू अपनी डाइट में हम लोगों को जो प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं वो हमारे एसेंशियल प्रोटीन्स या एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसी वजह से इनको डाइटरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स या नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स हमारे वो प्रोटीन्स है जो हमारी जो बॉडी है खुद बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें थ्रू द डाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शंस करता है। तो फंक्शंस जो ऑफ प्रोटीन्स के दिए हुए हैं, पहला है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट इज सम फाइट इन्फेक्शंस। कुछ जो है प्रोटीन्स वो इन्फेक्शंस से फाइट करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये अब क्लास 12th में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज सम आर हार्मोन्स। कुछ जो है वो हार्मोन्स हैं हमारे। डी पार्ट सम आर एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कोलेजन। कोलेजन बेसिकली एक इस तरह का प्रोटीन है जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में भी। रूबिस्को जो है, रूबिस्को हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में ऑफ फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, है ना। C3 पाथवे एंड C4 पाथवे में रूबिस्को एंजाइम। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन दी होल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर का सबसे जो प्रोटीन पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा क्या है? रूबिस्को एंजाइम। द नेक्स्ट इज पेज नंबर 147 NCERT में फिगर 9.5 है। इट कैन कम इन द नीड प्रिपरेशंस। सो ये जिसमें कोलेजन जो है प्रोटीन है हमारा, इसका फंक्शन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। इंसुलिन क्या है? हमारा हार्मोन, ये हम लोग जानते हैं, शुगर मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स के उससे फाइट करती हैं। रिसेप्टर हमारा क्या है? रिसेप्टर भी हमारा एक प्रोटीन है जो कि सेंसरी रिसेप्शन करता है, स्मेल करना, टेस्ट करना, हार्मोन एक्सेट्रा, ये हमारे हो गए हमारे रिसेप्टर प्रोटीन का काम। GLUT4 जो है वो हमारा क्या करता है? एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। मतलब कि एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, जो ग्लूकोज को है वो सेल तक पहुंचाता है GLUT4। ओके, ये इसका फंक्शन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है उस बेस से। ओके, तो अब पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट हैज़ पॉलीसेकेराइड्स। जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, पैलेट फ्रैक्शन जो है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या है?
एक और उसकी टर्म है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म में भी कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं हमारे। द सेकेंड इज पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या है, हमारी लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, मतलब शुगर्स आपस में अटैच होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, ये शो किया हुआ जिस तरह से डायग्राम में, एक शुगर जो है वो दूसरी शुगर से जुड़ेगी इस तरह से, ये नहीं कि चीनी के दाने जोड़ने हैं। दैट इज ग्लूकोज हमारा हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब हमारे आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। द नेक्स्ट इज दे आर थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब धागे की तरह होते हैं बिल्कुल। अगर हम लोग इसके फिगर देखें ना, पेज नंबर 148 पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें शो किया हुआ है एकदम थ्रेड लाइक, काली काली तरह से दिखाया हुआ है। एक मिनट, आई विल शो यू दिस थिंग। ये जो है ना, ये बिल्कुल धागे की तरह थ्रेड्स लाइक दिख रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स किस तरह से धागे की तरह ही होते हैं बिल्कुल। और द नेक्स्ट इज, एग्जाम्पल जो है इसका वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेसिकली कहाँ पाया जाता है, एनी आइडिया? प्लांट सेल वॉल्स में। सेल्यूलोज इज इक्वल टू पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, दैट इज ग्लूकोज। जो सेल्यूलोज है हमारा पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. जो cellulose that is polymeric polysaccharide है consisting of only one type of monosaccharide, sorry repeat हो गया 3 बार। तो monosaccharide जो हमारा सेल्यूलोज है बेसिकली पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि एक ही तरह का जो मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को आपस में जोड़ जोड़ के पॉलीसेकेराइड बना, ये सेल्यूलोज बना है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल ये देखो मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, जैसे ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या हो गया हमारा मोनोसेकेराइड, और ये जब आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, पॉलीसेकेराइड। और इस पॉलीसेकेराइड को जिसमें ग्लूकोज आपस में जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, सेल्यूलोज। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है ग्लूकोज आपस में जुड़ जुड़ के सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज स्टार्च इज डिफरेंट दैट ऑफ द सेल्यूलोज। जो स्टार्च है वो सेल्यूलोज से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि जो सेल्यूलोज है बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट में यूज होता है, और जो स्टार्च है वो जो एनर्जी को स्टोर करने में या खाने को स्टोर करने में उसके लिए यूज, वो प्लांट टिश्यू में उस तरह से यूज होता है स्टार्च जो है हमारा। तो इस वजह से जो स्टार्च है वो सेल्यूलोज से इसलिए डिफरेंट है। समझ में आ गया? The next is starch is present as a storehouse of energy in plant tissues. जो starch है हमारा वो storehouse of energy, जो plant tissues में storehouse of energy की तरह जो है वो present होता है starch हमारा। ठीक है, और starch की जगह अगर animals में, ये तो plants की बात हो गई starch के बारे में, अब animals में जो starch की जगह क्या present होता है, glycogen। मतलब जो glycogen है वो animals में किस तरह का काम करता है, storehouse of energy। ओके, ये समझ में आया? The next part is 6 is inulin. अब हम लोगों ने इंसुलिन पढ़ा है। इन्युलिन क्या होता है? इन्युलिन बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड है, नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स में अपने आप बनता है। ओके, और इसका जो पॉलीमर है बेसिकली फ्रक्टोज है। दैट इज मीन्स जो फ्रक्टोज हो गया आपस में जो जुड़ जुड़ के, कि आपस में फ्रक्टोज जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा, इन्युलिन हमारा। तो फ्रक्टोज इज मोनोसेकेराइड ऑफ इन्युलिन एंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज जो मिलके बनाते हैं इन्युलिन। ओके, ये चीज ध्यान में रखना, इंसुलिन नहीं है ये, इन्युलिन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर वी गो। पॉलीमर्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट वीडियो के लिए लास्ट भी अब समझाया था। The seventh is in polysaccharide chain, example glycogen. Okay. इसमें एक ये चीज एनसीईआरटी में बोली गई है कि जो ग्लाइकोजन है ना हमारा, ग्लाइकोजन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं दिखाया, मतलब मैंने वैसे बताया है। ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से अगर आप मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ग्लाइकोजन जो है उसकी जो राइट साइड है, अगर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कंज्यूम करो कि जो राइट एंड है और एक लेफ्ट एंड होती है, तो जो राइट एंड है वो हमारी क्या होगी, रिड्यूसिंग एंड, उससे बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होगी उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड है क्या, क्या काम करती है, हमें ये नहीं पता। तो इसमें ये रिड्यूसिंग जो है,
रिड्यूसिंग बेसिकली जो ग्लाइकोजन की जो लास्ट एंड है, रिड्यूसिंग एंड है, उसमें बहुत सारे क्या नाम है एक्स्ट्रा कीटोन्स जो फ्री प्रेजेंट होते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप जब फ्री प्रेजेंट होते हैं तो हम ये केमिस्ट्री में आएगा आगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि वो मतलब रिड्यूस करते हैं, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इसमें यही काम हो रहा है कि जो राइट एंड है ग्लाइकोजन की वो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है वो खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेशन होता है उसका। ओके, द नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन की जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग का बेसिकली काम क्या है कि वो नॉन रिड्यूसिंग एंड में बेसिकली वो लोकेशन है जहाँ पे जो ग्लूकोज हैं वो ऐड किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं बाय द एंजाइम्स। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कि आपको पता चल जाए कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बेसिकली है क्या, इस वजह से थोड़ा सा समझाया है। अब द नेक्स्ट हम लोग जो बढ़ते हैं वो है, एक मिनट, फिगर 9.2 एक बार फिर से पेज नंबर 148 पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो है सब, ये हमारी क्या हो गई, रिड्यूसिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ दिखाया हुआ है, ये क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो ये है यहाँ से लेफ्ट एंड में देख रहे हैं कि अटैच हो रहा है इसके साथ ग्लूकोज नया, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा, नॉन रिड्यूसिंग एंड, जिसमें ग्लूकोज ऐड होते हैं या फिर रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, अब द नेक्स्ट इज and a polysaccharide monosaccharide are joined by glycosidic bond. ओके, जो पॉलीसेकेराइड है उनमें जो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन्स में जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, ये समझ में आया। द नेक्स्ट इज, अब एक एनसीईआरटी में स्टार्च फॉर्मेशन का है बेसिकली, कि जो स्टार्च है वो क्या करती है, हेलिकल स्ट्रक्चर। स्टार्च में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर के उसमें अरेंज होते हैं, देयरफॉर दे कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन दी हेलिकल पोर्शन, जिसकी वजह से जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप अपने जो हेलिकल पोर्शन में ग्रैब कर लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं। ओके, तो कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है पता है, डीएनए का स्ट्रक्चर है ना वो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर ही है, लाइक दिस वन, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली जो स्टार्च है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को अपने हेलिकल पोर्शन में ग्रैब कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक तरह से है, अगर हम लोग स्टार्च आयोडीन जब आपस में जुड़ जाता है वो एक ब्लूइश कलर देता है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। हम लोगों ने आयोडीन टेस्ट किया हुआ पोटैटो पे, तो इसका एग्जाम्पल यही है। और द नेक्स्ट इज, बट सेल्यूलोज डोंट कंटेन एनी हेलिसेस, देयरफॉर दे कैन नॉट होल्ड I2। क्योंकि अब जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज में क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है उनका, तो इसी वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को नहीं नहीं पकड़ पाते, होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो ब्लूइश कलर उनमें नहीं दिखता। ओके, 9th पार्ट है कि जो प्लांट सेल वॉल्स किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज से बनी होती हैं। जो पेपर जो है प्लांट पल्प का वो क्या है, वो भी सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ओके, द नेक्स्ट इज कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर क्या है, वो भी सेल्यूलोज से बनी है। और ये क्या है, और केमिकली मॉडिफाइड शुगर, जो सेल्यूलोज है बेसिकली केमिकली मॉडिफाइड शुगर है या अमीनो शुगर्स है, और जो कि आपस में जुड़ के सेल्यूलोज बनाती हैं। ओके, तो आगे है एग्जाम्पल इसका है ग्लूकोसमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। अब एक क्वेश्चन है कि जो सेल्यूलोज है हमारा, क्या वो हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, क्या होना चाहिए, होमोपॉलीमर कि हेट्रोपॉलीमर? हम लोगों ने लास्ट भी पढ़ा था, मैंने बताया भी था लास्ट अभी, दैट इज होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो है आपस में सिर्फ ग्लूकोज वो था ना बीच में अभी लास्ट, तो ग्लूकोज ही जुड़े हुए हैं, जिस एनसीईआरटी के आधार पर ही बता रही हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये चाइटिन क्या है, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पाया जाता है फंगल वॉल्स में। हम लोगों ने जो सेल्यूलोज पढ़ा वो प्लांट वॉल में पढ़ा था, अब ये फंगल वॉल्स में पाया जाता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह चाइटिन। और जो आर्थ्रोपॉड्स जो है उनका एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, जो उनकी जो क्या कहते हैं
नाम ध्यान में नहीं आ रहा। आर्थ्रोपॉड्स आप यूनिट एक बार चेक उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, मेरे को भी नाम नहीं ध्यान। नेक्स्ट इज चाइटिन जो है वो क्या है हमारा हेट्रोपॉलीमर। जो चाइटिन है हमारा क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। और बेसिक यूनिट बेसिकली जो चाइटिन की है वो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है चाइटिन बना हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज जो है क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बेसिक यूनिट जो चाइटिन की है वो ग्लूकोज नहीं है, सेल्यूलोज की ग्लूकोज थी बेसिक यूनिट, बट इसकी जो है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज जो है वो उससे बना है चाइटिन। द नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहे जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो है इसका वो क्या है, मोनोमर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। और जो बॉन्ड से जुड़ते हैं वो क्या है हमारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है बेसिकली केमिस्ट्री में, बट इसमें समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक तो हो अटैच एक 5' शुगर से और एक हो न्यूक्लियो 5' शुगर से एक न्यूक्लियोटाइड की, और दूसरा जो उसकी एंड वो हो वो किससे, कार्बन जो 3' शुगर की नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम की तरफ से शो किया, ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो है मेरी 5' एंड है, ये मेरी 3' एंड है। मतलब एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है 5' एंड से एक न्यूक्लियोटाइड से, दूसरी तरफ जो ये भी न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है, 3' एंड से। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए बेसिकली। अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर वैसे मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ तो वो आगे समझाऊंगी। आगे नेक्स्ट है हमारा, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स प्लस पॉलीसेकेराइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड आपस में जुड़ के एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारा न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन तरह के क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, हाँ सॉरी, न्यूक्लियोटाइड के जो है बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द नेक्स्ट इज मोनोसेकेराइड, द थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो बेसिकली है, हेट्रोसाइक्लिक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था नाइट्रोजन बेसिस में, लास्ट वीडियो में। उसमें है जो नाइट्रोजन बेसिस हैं कितने तरह के थे, 5 तरह के, दैट इज एडेनाइन, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, सी फॉर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन एंड यूरेसिल। ओके, तो इसमें जो एडेनाइन एंड ग्वानाइन है वो प्यूराइंस कहे जाते हैं, साइटोसाइन, थायमाइन एंड यूरेसिल जो है वो पायरिमिडाइंस कहे जाते हैं। अब प्यूराइंस और पायरिमिडाइंस क्या है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। बेसिकली जो प्यूराइंस है वो दो कार्बन कंटेन करता है जब नाइट्रोजन से अटैच होता है, और जो पायरिमिडाइंस है वो एक कार्बन कंटेन करता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच होने के लिए। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस आपको पता होनी चाहिए कि प्यूराइंस क्या है और पायरिमिडाइंस क्या है। ओके, द नेक्स्ट इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारे दो तरह के होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जो न्यूक्लियोटाइड राइबोज के साथ अटैच होगा, राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा, वो आरएनए में बदलेगा। जो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीऑक्सीराइबोज के साथ अटैच होगा वो हमारा डीएनए में बदलेगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो थी, मतलब सॉरी सेकेंड वीडियो, मतलब ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। सो अगर इसमें कुछ भी गलती है आपको लगती है, मतलब गलती तो नहीं होगी खैर, लेकिन कुछ भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिर से, तो अब यू कैन कमेंट ऑन इट। और कोई भी चीज़ वीडियो में आपको नहीं पसंद आई हो या फिर मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए वो भी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो बहुत पसंद आई हो या फिर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And also you can join my community on the Google Plus, and link is in the description. Okay, so thank you so much.